दोस्तों आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। शेयर की पाठशाला बाय आरपीएस में आप सबका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके लाइक मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सोचते होंगे कि मेरे वीडियो इतने लंबे क्यों होते हैं या मैं वीडियो को क्यों लंबा बनाता हूँ। मैं आपको इसका एक रीज़न बताना चाहूँगा। मैं आपको कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से समझा सकूँ, कंपनी के क्वार्टरली स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ना सिखा सकूँ। क्योंकि बहुत से लोगों को कंपनी के स्टेटमेंट समझना बहुत मुश्किल लगता है। उन्हें डर लगता है, उन्हें लगता है कि मुझे पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी चीज़ों को माइनस करना है, क्या प्लस करना है। इस तरह की चीज़ें दी हुई चार्ट्स में बहुत कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं, बहुत सारे फिगर्स होते हैं। तो आपको उन फिगर्स को देख करके डर ना लगे, आपको ये लगे जहाँ नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है या जहाँ डेफर्ड टैक्स और करंट टैक्स लिखा हुआ है तो वो टैक्स का एक पोर्शन है जिससे जो भी कंपनी ने अर्निंग की होगी, इनकम हुई होगी, उससे माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। फिर उस प्रॉफिट पर जो टैक्स कैलकुलेट हुआ होगा वो टैक्स लगेगा और वो टैक्स माइनस करने के बाद में हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। बट लोगों को ये सारी चीज़ें देख करके बहुत मुश्किल लगने लगता है कि अरे ये क्या चीज़ें दी हुई। इसलिए बहुत सारे लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स या कंपनी के स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट, रेवेन्यू, क्या कंपनी की बोरोइंग्स है, क्या कंपनी का एनपी है, इन सब चीज़ों को देखना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है चीज़ें बहुत टेढ़ी है और आसान नहीं है। इसी वजह से मैं अपने मेरे वीडियो कहीं ना कहीं लंबे हो जाते हैं, क्योंकि मैं उन सारी चीज़ों को अपने वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की, जिससे मैं आसानी से अपने व्यूवर्स को समझा सकूँ और उन्हें भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत आसान लगने लगे। दोस्तों मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ आपको कोशिश करने की देर है। जब से ही आप कोशिश करना शुरू कर देंगे आपको सब कुछ आसान लगने लगेगा। शेयर मार्केट को एक क्लास 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी आसानी से समझ सकता है। ये इतनी आसान चीज़ है, बस हम खुद अपने आप इस चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि हमें लगने लगता है कि अरे ये क्या है, हमें समझ में नहीं आएगा। और हम वहीं बैंक की एफडीज़, आरडीज़ और ऑल दो थिंग्स के पीछे भागने लगते हैं, जहाँ हमें कुछ नहीं मिलता और कुछ मिलता भी है तो वो इन्फ्लेशन में उतना एडजस्ट हो जाता है। 5-6% का रिटर्न मिला है बैंक की एफडी या आरडी में, और हमारा कंट्री का इन्फ्लेशन ही 6 से 7% का है। तो ऑलरेडी हमें कहीं ना कहीं 1-2% का लॉस ही हो रहा होता है वहाँ पैसा रखने से। तो इससे बेटर है अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए। अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में नहीं आ सकते तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करिए। कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट ज़रूर शुरू करिए, ताकि आप अपने फ्यूचर को और ब्राइट कर सकें। इस वजह से जो है मेरी ये कोशिश रहती है कि अपने वीडियोस में मैं आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझा सकूं, आसानी से समझा सकूं। और जब कभी आपको शेयर परचेज़ करना हो या किसी भी स्टॉक को परचेज़ करना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए उसे परचेज़ करते वक्त। आप उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कर सकें आसानी से, और लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करें। और अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़रूर होल्ड करके रखिए, क्योंकि अगर आप बार बार शेयर परचेज़ करेंगे और सेल करेंगे तो इससे आपकी इन्वेस्टमेंट कभी नहीं बढ़ने पाएगी। तो इस वजह से शेयर मार्केट में अच्छे शेयर को परचेज़ करिए, अच्छे से एनालिसिस करिए और उसे लंबे समय तक होल्ड करिए। अच्छा एनालिसिस इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे करने के लिए, अगर आपके पास फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी, कंपनी का अच्छा एनालिसिस करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म तक जो है शेयर को होल्ड कर सकेंगे। और मार्केट में कभी भी करेक्शन आएगा तो आप उस शेयर को बेचेंगे नहीं, अनटिल अनलेस कंपनी में ही कोई बहुत बड़ी फॉल्ट हो जाए या कंपनी में कुछ ऐसा फ्रॉड हो जाए, तब आपको ज़रूरत पड़ते तब एक अलग चीज़ है। वरना अमूमन सिर्फ रूमर्स को सुन के या रिपोर्ट्स से आई हुई न्यूज़ को सुन के, अनकन्फर्म न्यूज़ को सुन के आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं कि मैं इस वीडियो में आपको किस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आईटी सेगमेंट की एक कंपनी है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। शेयर मार्केट में कंपनी लिस्टेड है, बहुत पुराने समय से, काफ़ी बड़ी जो है एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है ये आईटी सेगमेंट की। बात करते हैं उसके रिज़ल्ट के बारे में और उसने क्या परफॉर्मेंस दिया, ये सारी भी चीज़ें देखेंगे कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है, और अगर डिविडेंड दिया है तो कितने रुपए का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया। इन सारी चीज़ों को मैं बात करूँगा आपसे इस वीडियो में। दोस्तों मैं आपसे जिस आईटी सेगमेंट की कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसने पिछले एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को 18 से 19% का रिटर्न दिया हुआ है। और भी कई चीज़ें कंपनी की जो है एक्टिविटीज़ होती रही, कंपनी काफ़ी पॉपुलर रही अपने सेगमेंट के अंदर। और इस कंपनी का नाम है HCL, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। HCL की अगर बात करें तो HCL ने अपने ईपीएस, इसके लास्ट ईयर के जो भी ईपीएस रहे, कंपनी ने अपने सारे ईपीएस को बीट किया हुआ है। चाहे वो Q4 का ईपीएस रहा हो, उसको कंपनी ने जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की उसके अकॉर्डिंग 8.71% से बीट किया। और Q3 का जो ईपीएस था उसको भी कंपनी ने एक्सपेक्टेशन से ऊपर बीट किया, Q2 और Q1 को भी। तो इस तरीके से HCL टेक्नोलॉजीज़ का जो रिज़ल्ट कैसा रहा अब हम इस वीडियो में आगे देखते हैं। क्योंकि आपने ईपीएस तो मैंने आपको बताया कि कंपनी की एक्सपेक्टेशंस
मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन थी और उस पर ईपीएस किस तरीके से ईपीएस ने अपने परफॉर्मेंस में कंपनी ने अच्छा दिखाया है मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को। बट मार्केट में बहुत सारे और भी रीजंस हैं जिनकी वजह से स्टॉक कहीं ना कहीं गिरा है। क्या इस स्टॉक में आपको लंबे समय तक होल्ड करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। या जो है कहीं रेवेन्यू में प्रॉफिट है बट बाकी और चीज़ों में कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, क्या रहा क्या नहीं रहा, ये सारी चीज़ें आप इस रिज़ल्ट में आगे देखेंगे इस वीडियो में, इस रिज़ल्ट के बारे में। पिछले एक महीने में कंपनी ने जो है 8% के नेगेटिव रिजल्ट दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। और 6 महीने की बात करें तो यहाँ भी कुछ ऐसा है, लगभग 5.5% डाउन रहा। बट एक साल में जो है कंपनी ने लगभग 19% के रिटर्न दिए अपने शेयर होल्डर्स को। और 5 साल की बात करें तो ये फिगर और बड़ा हो गया, 171% का है। और लाइफ टाइम अगर बात करते हैं तो 801% का रिटर्न कंपनी ने दिया अपने शेयर होल्डर्स को, जो ये बहुत अच्छी बात है कि एक आईटी सेगमेंट की कंपनी ने इतना अच्छा रिजल्ट अपने शेयर होल्डर्स को दिया और उनके पैसों को मल्टी टाइम जो है ग्रो करके दिया हुआ। बात करते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के जो रिज़ल्ट है वो हमारा फर्स्ट कॉलम में इस क्वार्टर का है, सेकेंड कॉलम में लास्ट क्वार्टर, एंड थर्ड कॉलम में जो है लास्ट ईयर Q4 का रिज़ल्ट हमें है। और इन तीनों कॉलम्स को हम आपस में कंपैरिजन करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले रेवेन्यू के सेगमेंट में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर का 22,600 का रहा। और लास्ट क्वार्टर में ये 22,300 का था और लास्ट ईयर Q4 में 19,641 का था। अदर इनकम की बात करते हैं तो अदर इनकम में कंपनी का इस क्वार्टर में 317 करोड़ की थी। ये सारे फिगर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी वैल्यूज़ करोड़ों में है। और लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने जो है 255 करोड़ की अदर इनकम की और लास्ट ईयर Q4 में 244 करोड़ की अदर इनकम थी। तो कंपनी का जो टोटल इनकम देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों ही लास्ट क्वार्टर से बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और लास्ट ईयर Q4 से भी दोनों ही मामलों में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो टोटल इनकम को जब हम देखते हैं कंपनी की वो 22,914 की है इस क्वार्टर की, और लास्ट क्वार्टर की वो 22,586 की है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो ग्रोथ है। अब लास्ट ईयर Q4 से जब कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ भी कंपनी ने 19,885 की जो है करोड़ की टोटल इनकम शो की थी, जहाँ पर इस क्वार्टर में कंपनी ने लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर Q4 दोनों से ही कंपनी ने ग्रोथ को दिखाया हुआ है। कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करते हैं जिसमें परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, आउटसोर्सिंग कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस में हम टोटल एक्सपेंसेस की अगर बात करते हैं तो कंपनी का इस क्वार्टर में 18,593 का था और लास्ट क्वार्टर में 18,156 का था। लास्ट ईयर Q4 में कंपनी के एक्सपेंसेस 16,518 के थे। तो प्रॉफिट बढ़ने के साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं बढ़े हैं। अमूमन ऐसा होता है कि कंपनी की जब भी इनकम इंक्रीज़ होती है तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी उसके साथ इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर का है 4,320 का और लास्ट क्वार्टर में ये 4,430 का था। लास्ट ईयर Q4 में 3,367 का था। अब हम इसमें से जो टैक्सेस हैं उनको माइनस कर देंगे तो इसमें करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स है, इन दोनों को ही माइनस किया जाएगा। तो पहले हम करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स को ऐड कर देंगे और जो हमारा टोटल टैक्स एक्सपेंस आएगा उसे हम कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स से माइनस कर देंगे। तो हमारे टोटल टैक्सेस आते हैं 721 इस क्वार्टर का, लास्ट क्वार्टर का 982 है और लास्ट ईयर Q4 का है 2256 का है। और इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जब बात करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,600 करोड़ का है और लास्ट क्वार्टर में ये 3,448 का था। लास्ट ईयर Q4 में 1,111 का था। तो कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इंक्रीज़ हुआ है और लास्ट ईयर Q4 से भी कंपनी ने अपने प्रॉफिट को लगभग 3 टाइम्स जो है इंक्रीज़ किया हुआ है। अब हम बात करते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की और इसमें कुछ लॉसेस के भी से उनको भी जो है इसमें से माइनस कर दिया गया है। तो जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमारी निकल करके आई है टोटल इनकम एंड जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है ये सारी वैल्यूज़ जो है लॉस की हैं, इस वजह से माइनस की वैल्यूज़ हैं इसलिए इन्हें ब्रैकेट में लिख दिया गया है। तो टोटल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स रही हैं 313 की इस क्वार्टर की है, 172 लास्ट क्वार्टर का है और -2 है लास्ट ईयर Q4 का। तो ये जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है इसे भी हम अपनी टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो हमारा है उसमें ऐड कर देंगे। तो इस क्वार्टर का जो है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को इंक्लूड करने के बाद जो प्रॉफिट रहा है वो 3,912, लास्ट क्वार्टर में 3,620 और लास्ट ईयर Q4 में 1,109 का था। तो इस अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ इस सेगमेंट में भी कंपनी ने जो है अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी
और लास्ट ईयर Q4 से लगभग 4 टाइम जो है कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर दिया हुआ है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर की। कंपनी के अर्निंग पर शेयर को जब हम देखते हैं तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर 13 रुपये 27 पैसे का है इस क्वार्टर का, और लास्ट क्वार्टर में ये 12 रुपये 69 पैसे का था। और लास्ट ईयर Q4 में 4 रुपये का था। उसके कंपैरिजन में कंपनी ने लगभग 3 टाइम्स की जो है अपनी ग्रोथ को दिखाया है। और इसी चीज़ से आप देख सकते हैं कि कंपनी कितने फोकस्ड होकर के अपना काम कर रही है कि अपने ईपीएस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छे से ग्रो कर रही है। साथ ही साथ लास्ट ईयर Q4 से भी कंपनी ने 3 टाइम्स को अपने ईपीएस को इंक्रीज़ कर दिया है। अब हम कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू की बात करते हैं। सेगमेंट रेवेन्यू में आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। लास्ट क्वार्टर से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है और लास्ट ईयर Q4 से भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। इंजीनियरिंग एंड R&D की सर्विसेज की अगर बात करते हैं तो यहाँ भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और लास्ट क्वार्टर से भी कंपनी की ग्रोथ रही है। लास्ट ईयर Q4 से भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कंपनी थोड़ा सा जो है लास्ट क्वार्टर से भी पीछे है और लास्ट ईयर Q4 से भी पीछे हो गई है। ऑल ओवर अगर हम इसके टोटल की बात करते हैं तो कंपनी का जो है सेगमेंट रेवेन्यू का टोटल है 22,607 का है, लास्ट क्वार्टर का 22,336 और लास्ट ईयर Q4 का जो है 19,651 का है। तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखते हैं तो कंपनी ने जो है अपने आप को ग्रोथ दिखाई है और लास्ट ईयर Q4 से भी कंपनी ने ऑल ओवर सेगमेंट रेवेन्यू वाइज अपनी ग्रोथ को शो किया है। अब हम बात करते हैं क्या कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस किया है। हाँ बिल्कुल, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है। 18 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है। कंपनी का करेंट जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 2 रुपये की है और ये जो इसका रिकॉर्ड डेट है, इस 18 रुपये के डिविडेंड मिलने का रिकॉर्ड डेट 29 अप्रैल का है और 11 मई तक ये डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड है, तो इसलिए ये 11 मई तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा या जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो 29 अप्रैल तक अगर आप इस शेयर को परचेज़ करते हैं या उस डेट तक इस शेयर को होल्ड करते हैं तो आपको ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा इस इंटरिम डिविडेंड। तो कंपनी का ये पूरा रिजल्ट देखने के बाद मैं आपसे ये कह सकता हूँ कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कंपनी का एबिटा मार्जिन्स भी इंक्रीज़ हुआ है, कंपनी की नेट इनकम भी इंक्रीज़ हुई, कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है, रेवेन्यू को भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया और बढ़ाया हुआ है। तो ऑल ओवर देखें तो कंपनी का रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन रहा, काफ़ी अच्छा रहा और मेरे अकॉर्डिंग इसे अभी सेल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और लंबे समय तक इसमें बने रहिए क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है और उन चुनिंदा कंपनियों में से एक इस कंपनी को कह सकते हैं आप कि जो लंबे समय में आपकी वेल्थ को बहुत अच्छे से एक्यूमुलेट करेगी और इस शेयर के जरिए आपको कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। अब इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप उसे ओपन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका फंडामेंटल ज़रूर चेक करिए। ये वीडियो शेयर खरीदने के लिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।